ओके हम बच्चों के आने का वेट कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट, है ना। थोड़ी देर वेट कर लीजिए, देन विल स्टार्ट। ओके बाकी बच्चे एक बार आ जाए, देन विल स्टार्ट, है ना। मैंने गलती से टीजीटी लिख दिया बट पीजीटी है। अच्छा मुझे उस ग्रुप में भी शेयर करना है, एक सेकंड वेट कीजिए। ओके कुछ देर वेट कर लेते हैं, 5-6 बच्चे हो जाए देन विल स्टार्ट, है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे हम, बिकॉज उससे पहले जो है आपका ग्रामर पार्ट है ना, वो आपको आपके ग्रामर वाले सर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो लिटरेचर सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट है। सीख करते करते हम जो है आपसे वो भी लेते रहेंगे, है ना, आपकी व्यूज़ भी लेते रहेंगे। सो या आप स्टार्ट कर सकते हैं ना, आप मैसेज करना स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने क्या ऑप्शन चूज़ किया है ना। क्वेश्चन है विच डायलैक्ट वॉज यूज्ड बाय जॉफ्री चॉसर इन कंपोजिंग हिज वर्क्स इन इंग्लिश, ईस्ट मिडलैंड्स, वेस्ट मिडलैंड्स, स्कॉटिश या फिर नॉर्थन ब्राइन। 5 बच्चे आ चुके हैं, वी कैन स्टार्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों ने क्या आंसर लिखा है? मेक श्योर कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। मेक श्योर कि आप तक आवाज़ अच्छे से आ रही हो, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये डी टेस्ट सीरीज़ है ना, सो ओके ये वाला क्वेश्चन आप सभी ने फेस किया होगा। विच डायलैक्ट वॉज यूज्ड बाय जॉफ्री चॉसर इन कंपोजिंग हिज वर्क्स इन इंग्लिश, ईस्ट, ईस्ट स्कॉटिश जो गलत है मेरा, या है ना ए ऑप्शन 27 का ए जो है ईस्ट मिडलैंड, मिडलैंड्स, या ए सही आंसर है ना। जिन लोगों ने भी ए किया है गुड, जिन लोगों ने ए नहीं किया है कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, विच कैरेक्टर इन चॉसर्स द कैंटरबरी टेल हैड मोर देन 3 हस्बैंड्स। तो ये तो आपको आना चाहिए। मिलर्स वाइफ, वाइफ ऑफ बाथ, मैंसिपल्स वाइफ, मैडम इगलेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या किया है आपने? इसका आंसर तो बड़ा ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 28 आपने क्या किया है? बी है ना, सबने बी किया है, गुड। बी 28 का सबने बी किया है, गुड। वाइफ ऑफ बाथ सही आंसर है ना, 5 थे उनके, वाइफ ऑफ बाथ या, है ना, मोर देन 3, गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज विलियम लैंगलैंड्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये वर्क भी मैंने आपको कराया था ना, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताया था। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस विलियम लैंगलैंड का कॉमिक एपिक है, पैराबल है, या फिर रिलीजियस, एक से रुक जाइए, रिलीजियस एलेगरी है, डी या एक से रुक जाइए। इसे चेंज करना था एक बार मुझे, गिव मी अ मोमेंट, है ना। ओके सो सब लोगों ने डी दिया है, रिलीजियस एलेगरी, है ना। ओके ओके
ओके, इसे चेंज कर लेना है। या ओके है ना। सो क्वेश्चन नंबर 29 आपका या डी सही आंसर ना। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये एक रिलीजियस एलेगरी है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसे यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द पेट्रार्कियन सोनेट? 4 + 4 + 4 + 2, 6 + 6 + 2, 8 + 6 या फिर 4 × 3 + 2। क्या किया है आपने? क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 या आई गेस यहाँ पे आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ मैं मुझे लग ही रहा था ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में एक एरर था। यहाँ पे लिखा है विच टाइप ऑफ वर्क इज़ विलियम लैंगलैंड्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, है ना। लेकिन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है ये जॉन बनियन का है, विलियम लैंगलैंड का नहीं है ये। आपने से किसी ने इसे नोटिस किया? मैंने ए किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 29 में एरर नोटिस किया, एरर। तो व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज़ विलियम लैंगलैंड्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, लेकिन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है ये जॉन बनियन का वर्क है। मैं नहीं किया, कोई बात नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। हाँ, तो व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ विच इज़ द फॉर्म ऑफ पेट्रार्कियन सोनेट, है ना। देखिए ऑब्वियस सी बात है, पेट्रार्कियन सोनेट के अंदर 8 + 6 होता है। 4 + 4 + 4 + 2 ये शेक्सपियरियन है ना। शेक्सपियर में 3 हमारे पास 4 लाइन के स्टैंजा होते हैं और देन हमारे साथ लास्ट में कपलेट होता है ना, तो शेक्सपियरियन हो गया, है ना। 14 लाइन्स का सोनेट होता है, लेकिन पेट्रार्कियन जो सोनेट होता है उसमें 8 + 6 होता है ना। एक ऑक्टेट होता है एंड देन एक सेस्टेट होता है। सो सी, जिसने भी सी किया है ना, सी किया है उसका सही है। नहीं, मैंने ए किया, नहीं किया। ओके, एक सेकंड। सी है ना, तो काफ़ी बच्चों ने सी किया, जिन्होंने सी किया है उनका तो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हुज पोएटिक वर्क्स डू द 3 कैरेक्टर्स सांस फॉय, सांस जॉय एंड सांस लॉय अपीयर? वॉल्टर रेली, एडमंड स्पेंसर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या फिर विल्फ्रेड ओवन? इसका आपने क्या आंसर लिखा है? क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या किया आपने? बी सब लोगों ने एडमंड स्पेंसर किया। फिर क्वेश्चन नंबर 31 में सब लोगों ने एडमंड स्पेंसर किया है ना। 2 आंसर आए अब तक, बी। बाकी लोगों ने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 31 में आपने क्या आंसर लिखा? 2 लोगों ने तो बी लिखा है ना। इन हुज पोएटिक वर्क्स जो द 3 कैरेक्टर्स हैं, ये तीनों भाई होते हैं, तीनों ब्रदर्स होते हैं ना। और जो वर्क है वो है फेरी क्वीनी में ये तीनों भाई अपीयर होते हैं। और फेरी क्वीनी जो है वो एडमंड स्पेंसर का वर्क है ना। सब लोगों ने बी किया है। गुड, बी या तो बी सही आंसर है ना। जिन लोगों ने भी बी किया है, एडमंड स्पेंसर किया है, उनका आंसर सही है। 32 देखते हैं। Which among the following was a courtier, a statesman and a poet? स्पेंसर, मिल्टन, सिडनी या फिर मूर? या जिन लोगों ने 31 का आंसर बी दिया है, सब सही है। एडमंड स्पेंसर सही थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए अब। कौन एक स्टेट्समैन भी है, कोर्टियर भी है, पोएट भी है? स्पेंसर, मिल्टन, सिडनी, मूर। फिलिप सिडनी है ना। ओके, तो एक तो आंसर आ चुका है, सी फिलिप सिडनी। और कोई पर्टिकुलर पर्सन? बाकी लोगों ने क्या दिया है आंसर? बी या जॉन मिल्टन है। ओके, और कोई? सही आंसर सी ही है, फिलिप सिडनी, है ना। 32 का सही आंसर सी है। आप लोगों ने, अब जमुना ने तो सी दिया है, और कोई? बहुत सारे बच्चे अपने ओपिनियंस नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन है।
मुझे भी ऐसा लगा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द रिलीजियस पोएम्स ऑफ जॉन डन? मैजिस्टेरियल, कॉन्फिडेंट, इनसिक्योरिटी या फिर सार्केस्टिक? इसका आपने क्या आंसर लिखा? 33। क्वेश्चन नंबर 33, जॉन डन के जो रिलीजियस पोएम्स हैं उनके फीचर्स, मैजिस्टेरियल, कॉन्फिडेंट, इनसिक्योरिटी या फिर सार्केस्टिक? ए है ना? ओके, मुझे भी ए लगता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था बी और ए के अंदर, है ना, मैं बी और ए में थोड़ा सा कंफ्यूज था। हाँ, बट मुझे आंसर लगता है ए ही होगा, मैजिस्टेरियल, है ना, अथॉरिटी वाले पोएम्स हैं इनके, है ना। तो 33 का ए है ना, मैंने ए या गुड। 33 का आप लोगों ने ए दिया है, वेरी गुड। 34 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 34 इज विच ऑफ द फॉलोइंग, एक से रुकिए, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ द थीम ऑफ कार्पे डिएम? ये मैंने आपको कराया है ना। इसे मिस्टेक किया है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसे मैंने आपको कराया है। कार्पे डिएम मतलब लिव इन द मोमेंट, है ना, जो ये प्रेजेंट मोमेंट में आप है उसका पूरा मज़ा आप लीजिए, है ना। इन मेटाफिजिकल पोएट्री अ कन्वर्सेशन बिटवीन द बॉडी एंड द सोल, द मोर सॉन्ग, द रिहर्सल या फिर टू हिज कोई मिस्ट्रेस, है ना, डी, गुड। ऐसा कोई पर्सन जिसने डी नहीं दिया है, बिकॉज सबको डी देना चाहिए ना। टू हिज कोई मिस्ट्रेस में वो यही बोल रहा था कि अगर टाइम होता तो हम ये करते, वो करते, ये करते, वो करते, है ना, लेकिन नहीं है तो आओ अभी करें। 34 का डी सही आंसर है। जिन्होंने भी डी किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी ट्रेजेडीज विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज? ये भी हम कर चुके हैं ना, हमारे पीडीएफ में हमने देखा था कितने ट्रेजेडीज है, कितने कॉमेडीज़ है ना। तो हाउ मेनी ट्रेजेडीज, 4, 8, 10 या फिर 14? इसका आपने क्या आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है आपने? 10, 14, 4 या फिर 8? क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई कीजिए। मैंने 14 किया, 10, तो एक 14 है, एक 10 है, और कोई? सी, ओके, सो 2 10 आ चुके हैं, 2, ओके, एक ही 10 है ना, सी है ना। तो एक तो 10 है, एक 14 है, और कोई? एक और 14 है ना, 14 जो गलत है, या है ना, और कोई? देखिए सही आंसर 10 है ना। टाइटस एंड्रोनिकस है, रोमियो एंड जूलियट है, जूलियस सीजर है, हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है, किंग लियर है, एंटोनियन क्लियोपेट्रा है, कोरियोलानस है, और लास्ट है टिमोन ऑफ एथेंस, है ना। तो टोटल मिला के 10 प्लेस है जिसे हम कहते हैं ट्रेजेडीज़। शेक्सपियर के 10 ट्रेजेडीज़ है ना, टाइटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलानस एंड टिमोन ऑफ एथेंस, है ना। तो ये 10 है। जिन्होंने आंसर सी 10 दे रखा है उनके सही है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। द फ्रेज माइटी लाइन्स इन द ड्रामा ऑफ एलिजाबेथन एज इज यूज टू रेफर टू द लाइन्स कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसे समझना था थोड़ा सा ना, क्योंकि जिसने लिखा है, जिसने ये कमेंट किया है वो भी इसमें है, और जिसके लिए इसने कमेंट किया है वो भी इसमें है। विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन, क्रिस्टोफर मार्लो। सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। मार्लो है ना, ओके। 36 का एक है मार्लो, गुड। और कोई पर्सन जिसने कुछ और दिया हो? देखिए मार्लो सही है ना। बेन जॉनसन ने कहा मार्लो के लिए कहा है ना, सो मार्लो के लिए कहा है, यहाँ पे सही आंसर है डी, मार्लो। अगर आपने 36 विलियम शेक्सपियर पे लगाया, जो गलत हुआ मेरा, या है ना। मैंने नोटिस किया कि आपके इस वाले पेपर में बहुत सारे ऑप्शन जो है वो ए है, ढेर सारे ऑप्शंस ए थे, बहुत सारे ऑप्शंस को ए का आंसर जो है वो ए है। सो या डी है, क्रिस्टोफर मार्लो सही आंसर है, गुड, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है 37, द नोवम ऑर्गेनम
इज़ अ पॉपुलर वर्क ऑफ ब्लेक, सिडनी, बेकन या फिर जॉन सैमुअल टेलर। क्वेश्चन नंबर 37 में आपने क्या किया? नोवम ऑर्गेनम, इसीलिए जो है वो इम्पोर्टेंट था, है ना। मेजर वर्क्स इंपॉर्टेंट थे। सी गुड, है ना, सब लोगों ने सी किया है। कोई पर्सन जिसे सी नहीं किया हो? फ्रांसिस बेकन, है ना, या बेकन का ही है वर्क। सी फ्रांसिस बेकन सही है ना, गुड। नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा ना, एक से मिल चाहिए। ओके 38 ना, आप शायद से आपको बेटर दिख रहा होगा। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रिंस ऑफ द इंग्लिश एसेइस्ट? जोसेफ एडिसन, फ्रांसिस बेकन, रिचर्ड स्टील या फिर चार्ल्स लैम्बी? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, इसका आपने कैंसिल किया है। या मैंने डी किया, फ्रांसिस बेकन किया आपने। 38 का प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट है ना। देखिए 38 का जो आंसर है वो डी है ना, 38 का, अगर 38 में आपने डी किया है, चार्ल्स लैम्ब किया है, तो आपका सही है ना। 38 का आपने अगर चार्ल्स लैम्ब किया है तो सही आंसर है, लैम्ब है ना, गुड। क्वेश्चन 39 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ड्रामाटिस्ट इज कंसिडर्ड एज द क्लासिसिस्ट, है ना। इनमें से कौन से ड्रामाटिस्ट को, या फ्रांसिस बेकन 38, अगर नहीं बेकन नहीं है ना। देखिए प्रिंस बोला था ना, प्रिंस तो चार्ल्स लैम्ब है। अगर आपने बेकन किया है तो आपका गलत है। यहाँ पे पूछा गया था प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, है ना। ओके, बेकन तो फादर है, या है ना। सो प्रिंस बोला था, आपका आंसर चार्ल्स लैम्ब होना चाहिए था, डी सही आंसर था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ड्रामाटिस्ट इज कंसिडर्ड अ क्लासिसिस्ट? किसे क्लासिसिस्ट बोला जाता है? शेक्सपियर, मार्लो, जॉनसन या फिर जी.बी. शॉ? क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। सर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा जूम कर दीजिए ना। ओके, ये ठीक है, आपने इतना ठीक है। इस करंट पेज के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है ना, बहुत गलती किया है मैंने या कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ये होता रहता है ना, पेपर्स में ये होता रहता है। आप अपने फील्ड में लगे रहिए, है ना, नॉलेज गैदर करते रहिए, एग्ज़ाम्स क्रैक हो ही जाएंगे ना। आई रिमेंबर देयर इज दिस शो बिग बैंग थ्योरी, आपने सुना ही होगा बिग बैंग थ्योरी में ना। वो एक पॉइंट पे जो शेल्डन कूपर है वो बच्चा था, है ना, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, उतना ज्ञानी नहीं था। बट इमेजिन कीजिए जब उसे नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, आपको लगता है वो कोई पर्टिकुलर टेस्ट क्रैक नहीं कर सकता, है ना। वो तो सारे टेस्ट क्रैक कर लेगा, उसके तो बच्चों का खेल है। सो आप अपने फील्ड में लगे रहिए ना। ये क्वेश्चंस वगैरह दिख नहीं रहा ठीक से, ओके, अभी भी दिख नहीं रहा, वो पूरे स्क्रीन पे ये वो कर रखा है ना मैंने। क्या सबको ये हो रहा है? पेपर देखकर कट ऑफ कितना होगा लगा आपको सर? अब देखिए इसके बारे में तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा सा फुल स्क्रीन में शेयर कीजिए, या आई थिंक फुल स्क्रीन पे ही है ना। क्या सभी को दिख नहीं रहा? दिखना ओके लेट मी चेक, है ना, लेट मी चेक कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई सिर्फ फुल स्क्रीन, या ओके लेट मी चेक, है ना, लेट मी चेक। एक्चुअली ये वाला पेज जो है ये थोड़ा सा उल्टा है ना, सो ऐसा करना पड़ रहा है। रुकिए थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 40 अब ठीक है? इज़ इट बेटर नाउ?
ऐसा दिख रहा है। ओके, लेट मी चेक कैसा दिख रहा है ना। ओके 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 ओके, या उससे तो बेटर यही है ना। या मुझे लगा ही था, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी ठीक कर देते हैं। या उससे बेटर यही है ना। ये एक पेज ही है जो थोड़ा सा टेढ़ा है ना। क्वेश्चन नंबर 30 कौन से पे थे हम लोग? 39 पे ना ओके ना। या एक सेकंड वेट कीजिए, एक सेकंड वेट कीजिए। वेट वेट वेट। ओके, वापस चलते हैं पोजीशन पे। या ये बेटर था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है आपने? सही आंसर क्या दिया है? विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन या फिर जीबी शॉ? नाउ ओके। या हम लोग क्वेश्चन सी, ये जो पेज है थोड़ा सा टिल्टेड है, इसमें आपको ऐसे ही उत्तर देना पड़ेगा। तो आपने 39 का क्या आंसर दिया है? ए, बी, सी या डी? बेन जॉनसन, मार्लो, शेक्सपियर या फिर जीबी शॉ? कोई नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिकॉज आंसर अब तक आया नहीं है। आई एम गेसिंग कोई प्रॉब्लम ना हो। जीबी शॉ, ओके ओके ओके। सो एक जीबी शॉ, एक पर्सन ने जीबी शॉ दिया है, पर्पल कवर। और कोई पर्सन? क्या सभी ने जीबी शॉ दिया है? बाकी बच्चों ने क्या दिया? ए शेक्सपियर क्लासिसिस्ट। ओके, जीबी शॉ पे मैंने भी लगाया शेक्सपियर ए। या तो किसी ने शेक्सपियर दिया है या फिर जीबी शॉ दिया है। देखिए, मुझे लगा 39 का जो आंसर है वो सी होना चाहिए ना, बेन जॉनसन होना चाहिए। बेन जॉनसन को क्लासिसिस्ट कहते हैं हम। 39 का सी होना चाहिए मेरे मुताबिक, है ना। बेन जॉनसन है सर, है ना। या तो काफ़ी बच्चों ने इस बारे में जो है वो शेक्सपियर दिया है। ओके, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। बेन जॉनसन है। या सो सी है ना, 39 का सी आपका सही आंसर है। एक और मार्क्स गया। देखिए, कोई बात नहीं है ना, ये मार्क्स को लेके वरी नहीं करते। अगर बिगर गोल है आपके पास, है ना, वो है सीखना, है ना, वो है इस चीज़ में एक्सपर्टाइज लाना, है ना, तो ये तो चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल? ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था ना टाइटल इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिनल टाइटल बताइए। शी स्टूप टू कॉन्कर, ना, ये वर्क हमने किया था, आपको याद होगा, ये वर्क हमने कर रखा है। इसका सबटाइटल क्या है? द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, ऑल यू हु स्लीप टू नाइट, अ टेल ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटीज या फिर द सेंटिमेंटल मैन? क्वेश्चन नंबर 40 आपने क्या आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई कीजिए, इसमें क्या आंसर था आपका? द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, ऑल यू हु स्लीप टू नाइट, अ टेल ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटीज या फिर द सेंटिमेंटल मैन? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपने क्या दिया है? ए। हाँ, देखिए, जिन लोगों ने ए दिया है ना,
जिन लोगों ने 40 का आंसर ए दिया है उनका सही है ना, बिकॉज सबटाइटल जो है इसका ओरिजिनल टाइटल कह लीजिए आप, है ना। तो इस वो है द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट। आपको याद होगा एक ही दिन का पूरा वर्क था, एक ही दिन का पूरा सेटिंग था और एक ही दिन में ख़त्म हो गया था ना। रात में वो दो लोग आए थे, उनके, है ना, रिश्ता। सो अगर 40 का आपका आंसर ए है द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, तो आपने सही आंसर दिया है, गुड। बाकी जो आंसर्स है वो गलत है ना। सो 40 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, विच ईयर। ये तो बहुत ही आसान है ना, या गुड। अगर आपने ए दिया है फिर तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरे उसका। लिरिकल बैलेट्स की बात कर रहे हैं ना। विच ईयर वॉज लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। इसमें तो किसी का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाँ, गलत किया है इसमें मैंने, इसमें इसी में भी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 ट्राई कीजिए ना। लिरिकल बैलेट्स 1798 है ना, नो ब्रेनर था, है ना, नो ब्रेनर था ये। बाकी ऑप्शन भी देखिए आप, ऑप्शन में लिखा है 1824, 1850, 1884, है ना। तो सब लोगों ने ए दिया है ना, गुड। ए अगर आपने दिया है 1798 आपने दिया है तो आपका सही आंसर है ना, गुड। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 41 हो गया। अब आते हैं 42 पे। या इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था, मैंने आपको इस बार इस कोड के बारे में बताया था कौन से पोएम से लिया गया है। राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, द एक्सकर्जन, मेरा हवा गलत, सर मैंने क्या, मेरा हुआ गलत सर, मैंने 1850 क्यों किया आपने, है ना। ये तो हमने 1000 बार किया था, 1000 बार हमने ये डिस्कस किया था कि रोमांटिक, जो हमारा रोमांटिक पीरियड है वो 1798 में स्टार्ट हुआ, है ना। 1789 में आपने कहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन है, 1798 जो है वो रोमांटिक का स्टार्ट है। और हर बार जो है हमने बताया था, मेरे हर वीडियो में, मैंने जितने वीडियो बनाए अबाउट कॉलरिज, अबाउट वर्ड्स, मैंने हर बार मेंशन किया द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर ना। या देखिए, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर से ये लिया गया है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना। ये एंशिएंट मरीनर का है। राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर अगर आपने सही दिया है, अगर आपने ऑप्शन दिया है तो आपका सही है ना, ए सही है आपका। बाकी नहीं है, डेथ बाय वाटर नहीं, द हाईवेमैन भी नहीं, द एक्सकर्जन भी नहीं, है ना। सो अगर 42 का आपने ए दिया है तो आपका सही आंसर है ना, गुड। बाकी अगर आप 41 में आपने कैसे गलत किया वो तो क्या ही बताया ना, 41 तो गलत नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42 का ए या, है ना। 42 में अगर आपने ए दिया है, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, है ना, तो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, अनलिमिटेड डिजायर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑफ नॉलेज, मिजरी, या फिर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्ररीज। अब ये विलियम ब्लेक का वर्क है ना, और विलियम ब्लेक के आप इसमें देखिए, एक है इनोसेंस को डिस्प्ले करता है, एक एक्सपीरियंस को डिस्प्ले करता है ना। आपने देखा होगा, टाइगर मैंने वीडियो बनाया था, लैम्ब मैंने वीडियो बनाया था ना, चिमनी स्वीपर्स की मैंने 2 वीडियो बनाए थे, एक सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस था, एक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस था, है ना। तो क्या दिया है आपने क्वेश्चन 43 का आपने आंसर क्या दिया है? इसीलिए मैंने कहा था जो रोमांटिक्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है ना, रोमांटिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वो 6 लोग। क्वेश्चन नंबर 43 आपने बी दिया है ना, रेस्ट्रिक्शंस ऑन नॉलेज। ओके, या देखिए उन्होंने प्रोवाइड किया करेक्शन 43 माइंड गॉन रॉन्ग, है ना। कोई बात नहीं। देखिए जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, तो 43 में अगर आपने डी दिया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्ररीज, है ना। देखिए अगर आप उस पोएम को भी देख लेना, लैम्ब पोएम को देख ले, और अगर आप अगर आपने इन दोनों कलेक्शन में सिर्फ एक पोएम भी पढ़ा होता है ना, अगर आपने टाइगर पढ़ा है और आपने लैम्ब पढ़ा है, टाइगर में क्या हो रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि क्या आपको दुनिया, मतलब किसने बनाया आपको, है ना। तो बनाने वाले की बात ही कर रहे हैं वो लोग, जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, बट देखिए उसने कितना फियरफुल चीज़ बनाया, कितना
लाइक डरावना क्रिएचर बनाया है ना, वही जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का हमने लैम्ब, उसमें भी वो यही पूछा है कि लैम्ब आपको किसने बनाया है ना। तो दोनों ही देखिए कॉन्ट्ररी है, एक ऐसा क्रीचर, सेम आदमी ने एक ऐसा क्रीचर बनाया जो इतना डरावना है, और उन्हीं हाथों ने एक ऐसा क्रीचर बनाया जो बहुत ही जेंटल है, कोमल है ना, जो है ना। सो ये द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्ररीज है। मिजरी, देखिए मिजरी होता, अगर यहाँ पे लिखा होता द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस तो मिजरी होता है ना सॉन्ग, लेकिन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस भी है, तो सिर्फ मिजरी तो हो नहीं सकता। द एग्जिस्टेंस ऑफ, तो डी, अगर आपने 43 का डी दिया है तो आपका सही है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था, और हम दो चार बार इस वर्क को जो है हमने मेंशन भी किया ना। हमने जो MCQs किया है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल है ना। आपने सही आंसर दिया था कि ये विलियम ब्लेक का है, जॉन पील का है, जॉन गैल्सवर्दी का है, या फिर कैंट का है। कौन सा दिया है आपने? 44 में आपने क्या दिया है? बहुत ही ईजी आंसर है ना, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। किसका वर्क है ये? आई डोंट थिंक इसमें भी आपको मिस्टेक होना चाहिए, ये तो हम लोगों ने MCQ सेशन में भी कर रखा है। 44 का ए है ना, गुड। अगर आपने विलियम ब्लेक दिया है, ए दिया है, तो आपका सही आंसर है ना, गुड। 44 में अगर आपने ए दिया है विलियम ब्लेक, तो आपका ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक से रुकिए, या वापस से यहाँ पे करते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये भी है आपका फ्री मार्क्स था है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, हु यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? स्पेंसर, कीट्स, विलियम बटलर ईट्स, या फिर T.S. एलियट है ना। हमने टर्म्स कर रखे हैं है ना, तो कीट्स है ना। टर्म्स करने के फ़ायदे, हमने टर्म्स किए थे, उसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी आया था जॉन कीट्स के टाइम पे है ना, आपको याद होगा। कीट्स का ये है। 45 में अगर आपने बी जॉन कीट्स किया तो आपका ये क्वेश्चन भी सही है ना। बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों ने क्या किया? कीट्स है ना, 2 कीट्स आ चुके हैं, और आई होप कि सभी ने कीट्स किया हो है ना। 45 में आपने अगर आपका बी दिया है कीट्स तो सही है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, विच इंग्लिश पोएट है ना, कीट्स, या गुड, सब लोगों ने कीट्स किया है। विच इंग्लिश पोएट रोट अ सीरीज ऑफ पैम्पलेट्स सपोर्टिंग डाइवोर्स है ना। जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, थॉमस वैट, या फिर जॉन मिडल्टन। ये इसका आंसर आपने क्या किया? 46 में आपने क्या किया? में अगर आपने कीट्स किया है तो गुड है ना। 45 का आंसर कीट्स है, नेगेटिव कैपेबिलिटी। 46 का ए, ओके। एलिस ने दिया है 46 का ए। कोई और पर्सन? एलिस का आंसर है जॉन मिल्टन। और कोई? बाकी लोगों ने क्या किया? 46 का ए। देखिए अगर आपका आंसर जो है वो है जॉन मिल्टन तो सही आंसर है ना। 46 का जो है ये ए ही होने वाला है ना। मिल्टन ने ही सीरीज ऑफ पैम्पलेट्स लिखे हैं जो डाइवोर्स को सपोर्ट करता है। सो आई एम होपिंग कि आप सब लोगों ने 46 का ए जॉन मिल्टन दिया होगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ये भी बहुत ही फेमस वर्क है। वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर कब? 1812, 1874, 1894, 1905 है ना। तो अगर आपने थोड़ा बहुत ये भी ध्यान दिया होगा कि कौन से एज की बात कर रहे हैं तो भी ये है ना, बिकॉज देखिए गैप बहुत ज़्यादा है ना। 47 में आपने क्या आंसर दिया? 47 मेरा गलत हुआ, 1812 है ना। या तो जमुना ने ये वाला ठीक किया, एलिस ने गलत कर दिया ना। कोई बात नहीं 1812 है ना, सही आंसर है। अगर आपने 1812 सही आंसर दिया है तो ये सही है ना। ए 47 का ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पुअर रिलेशन इज अ लिटरेरी वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन, जॉनसन स्विफ्ट, चार्ल्स लैम्ब, या फिर विलियम हैजलिट। 48 में आपने क्या आंसर दिया? 48 का आपने आंसर कैंसिल कर दिया? 48 का सी है ना, ओके। सो एक पर्सन तो है चार्ल्स लैम्ब, एलिस ने चार्ल्स लैम्ब दिया है। और कोई पर्सन?
चार्ल्स लैम्ब है ना, तो या काफ़ी ऑप्शन हैं। गुड गुड, चार्ल्स लैम्ब 2 लोगों का हो गया है ना। सो 48 का सही आंसर है। अगर पुअर रिलेशन में आपने दिया है चार्ल्स लैम्ब तो सही आंसर है आपका, है ना, इसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। नेक्स्ट है 49, हु इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा, है ना। विक्टोरियन एरा इनके इस पोएट के उससे शुरू होता है ना। विक्टोरियन एज भी हमने इन्हीं के वर्क से स्टार्ट किया था ना। 49 का ए है ना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। गुड, अगर आपने 49 का जो है ए कर रखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन तो आपका सही है ना। लॉर्ड बायरन ठहरे रोमांटिक, और रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी विक्टोरियन का ही पार्ट है, बट अल्फ्रेड से आगे नहीं है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पहले आते हैं ना। सो 49 का ए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वुड बी द राइट आंसर। तो आपने अगर 49 का ए कर रखा है सही है आपका। नेक्स्ट, ये तो आपको आना ही चाहिए ना, हमने इतने सारे पोएम्स इनके कंप्लीट कर लिए हैं, ये आपको आना ही चाहिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ नोन एज अ मास्टर इन द हैंडलिंग ऑफ विच फॉर्म ऑफ पोएट्री, एलेजी, ओड, ड्रामेटिक मोनोलॉग या फिर सटायर। इनके नाम से ये वर्ड तो जाना ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपने क्या किया? ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना, सी है ना। गुड गुड, है ना। अगर आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग का ये सी कर रखा है ड्रामेटिक मोनोलॉग, सही है आपका, है ना, कोई इसमें एरर नहीं है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू हैव वेल निट एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, है ना। वेल निट एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, है ना। सोनेट, लिरिक, एपिक या फिर बैलेड। देखिए स्ट्रक्चर की बात की गई है ना, आपको हर पोएम में मैं बताता हूँ, है ना, फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ना, क्या कहते से मीटर क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 में आपने क्या किया? सोनेट किया, लिरिक किया, एपिक किया या बैलेड किया? थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 51, है ना। सोनेट है ना, या बाकी लोगों ने क्या किया है ना, एक बच्चे डिजी का तो जो है वो है सोनेट, बाकी लोगों ने क्या किया? डिजी का आंसर सोनेट है, बाकी लोगों का बैलेड। ओके, जमुना ने बैलेड किया है। देखिए मुझे लगता है इसका आंसर जो है वो सोनेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज फॉर्म बहुत ही वो है, 14 लाइन, हमें गारंटी पता है कि 14 लाइन्स होते हैं उसके अंदर, है ना। हमें उसका मीटर अच्छे से पता है ना, बहुत अच्छे से डिफाइंड होता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोनेट होना चाहिए, क्योंकि वेल निट है और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ना। 51 का मुझे लगता है ए होगा, सोनेट। लिरिक, एपिक, बैलेड कोई भी जो है किसी में जो है हमें फॉर्म का गारंटी नहीं होता है ना। सो 51 का मुझे लगता है ए सोनेट ही होना चाहिए। या सो अगर आपने ए सोनेट कर रखा है तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सप्रेशन 2 inches ऑफ आइवरी इज एसोसिएटेड विद विच नॉवलिस्ट, इसका आपने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 52, 2 inches ऑफ आइवरी। क्वेश्चन नंबर 52 में आपने क्या किया? प्राइड एंड प्रेजुडिस में ओके सोनेट किया। ये देखिए आपने अगर सोनेट किया 51 का, अगर आपने सोनेट किया तो सही आंसर है ना आपका। टू का ए जेन ऑस्टन है ना, या गुड। और कोई पर्सन? 52 में ए जेन ऑस्टन। प्राइड एंड प्रेजुडिस का ये वो है 2 inches ऑफ आइवरी, है ना। जेन ऑस्टन हरसेल्फ referred to her work as
2 inches of ivory. सो 52 का जो आपका आंसर है वो है ए, जेन ऑस्टिन. नेक्स्ट ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 52 हो चुका ना ये, या 53. या विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बिगिन विद द मोस्ट आयरनिकल. हाँ, इसमें काफ़ी बच्चे जो है थोड़े कंफ्यूज थे ना. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बिगिन विद वन ऑफ द मोस्ट आयरनिकल स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर. जेन आयर, जोसेफ एंड्रयूज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, या फिर प्राइड एंड प्रेजुडाइस. आयरनिकल स्टेटमेंट से स्टार्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर 53 में आपने क्या किया है ना, का डी. और कोई पर्सन जिसने को ये ट्राई किया हो, प्राइड एंड प्रेजुडाइस है ना, या गुड गुड. देखिए अगर आपने 53 का डी कर रखा है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, तो सही आंसर है ना. स्टार्ट ही कॉन्ट्राडिक्टरी उससे हुआ था, आयरनिकल स्टेटमेंट से हुआ था. तो 53 का डी वुड बी द राइट. या अगर सी दिया है तो ये गलत चला जाएगा ना. 53 का डी सही आंसर है. नेक्स्ट ट्राई करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो अ पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी राइटर. इंडिया के ही है. क्या सलमान रश्दी है, जोसेफ कॉनरेड है, रस्किन बॉन्ड है, या फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ है. 54 में आपने क्या किया. ये पर्सन जाने जाते हैं अपने शॉर्ट स्टोरीज को लेकर. रस्किन बॉन्ड है ना, गुड. देखिए अगर आपने 54 का सी किया है तो सही आंसर है ना. रस्किन बॉन्ड वुड बी राइट आंसर. 54 का अगर आपने रस्किन बॉन्ड किया है तो सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शॉ डील्स विद द हॉलोनेस ऑफ वैलोर. हॉलोनेस ऑफ वैलोर. पिग्मेलियन, आर्म्स. 54 का सी है ना, रस्किन बॉन्ड. या रस्किन बॉन्ड सही आंसर है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए. हॉलोनेस ऑफ वैलोर, पिग्मेलियन, ये आपने वर्क कर रखा है. आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा. क्वेश्चन नंबर 55 आपने क्या किया. फिफ्टी 54 का सी सही आंसर है ना, रस्किन बॉन्ड. 55 ट्राई कीजिए. आर्म्स एंड द मैन ना, गुड. देखिए अगर आपने आर्म्स एंड द मैन कर रखा है तो ये सही आंसर है आपका. 55 का बी, आर्म्स एंड द मैन, सही है आपका. सी है ना, सी सही नहीं है, मैन एंड सुपरमैन. 55 में आपने अगर बी किया है तो आपका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज अ फर्म बिलीवर इन ओकल्ट. लार्किन, ओवेंस, विलियम बटलर ईट्स, या फिर नजीम इज़ीकियल. फिफ्टी 56 में आपने क्या किया. विलियम बटलर ईट्स किया आपने. या देखिए अगर आपने विलियम बटलर ईट्स किया है ना, 56 है ना ये. अगर आपने 56 का सी कर रखा है, विलियम बटलर ईट्स, तो आपका सही आंसर है ना, ये आपका लग गया. देखिए अकल्ट का मतलब होता है मिस्टिकल, सुपरनैचुरल है ना, मैजिकल पावर्स, प्रैक्टिसेस और फिनोमेना. तो 56 का आपने विलियम बटलर ईट्स कर रखा है तो आपका सही है. नेक्स्ट देखते हैं. 57. एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए, संक्रांत होने वाला है, एक सेकंड रुकिए, फिर हम आगे करते हैं. ओके, सो बैक. या 56 का अगर आपने किया है विलियम बटलर ईट्स तो आपका सही है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए.
Which of the following poems by Yeats deals with the indifference of the world with individual tragedy? अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, है ना, थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि लेक आयल ऑफ आइनस फ्री माइंड रॉन्ग है ना, कोई बात नहीं, देखिए। हाँ तो चलते हैं। हाँ तो देखिए, द लेक आयल ऑफ आइनस फ्री, इसमें जो होता है, एक पर्सन होता है, वो ख्वाब देख रहा होता है कि मैं जाऊँगा, है ना, सोच रहा होता है कि मुझे ये आइनस फ्री में जाना है, वहाँ पे घर बसाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इनडिफरेंस है ना, इनडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिविजुअल ट्रेजेडी, मुझे लगता है जो है सेकंड कमिंग पे आएगा, है ना। 57 का जो आपका आंसर है वो ए होना चाहिए, द सेकंड कमिंग। क्योंकि क्या होता है उसमें जो है वो स्फिंक्स जो है उसे खुला छोड़ दिया जाता है, और वो कोई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जिसको सामने देख रहा है उसे मार डाल रहा है ना। सो इंडिविजुअल ट्रेजेडी से इफेक्ट नहीं होती। द इनडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड, मैंने सेकंड कमिंग किया। क्या देखिए, अगर आपने सेकंड कमिंग किया आपका सही आंसर है ना। 57 का अगर आपने ए किया है द सेकंड कमिंग तो आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। एपिफनी इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द ऑथर? कॉनरेड, जेम्स जॉयस, विलियम गोल्डिंग, अनीता देसाई। 58 में आपने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 58। जेम्स जॉयस है ना, गुड। अगर आपने 58 का जो है जेम्स जॉयस कर रखा है, अगर आपने 58 का जेम्स जॉयस कर रखा है फिर तो सही है आपका, है ना, बी जेम्स जॉयस सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 59। Whose poetry is marked with the expression of a deep faith in God? हॉपकिंस, ब्राउनिंग, डन। ये गलत हुआ, मेरा टिक किया जेम्स जॉयस पे पर शेड किया डी पे। हाँ ऐसी गलती होती है कभी कभी, है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Whose poetry is marked with the expression of deep faith in God? अब ये आपका सही होना चाहिए, बिकॉज आप लोगों ने होली सोनेट्स पढ़ रखे थे, है ना। 2-3 होली सोनेट्स तो मैंने उसमें भी कराए थे, चैनल पे भी कराए। शेक्सपियर, डॉन, $59 आपने क्या किया है? ट्राई कीजिए। जॉन डन है ना, होली सोनेट्स यही लिखे हैं इन्होंने, 19 होली सोनेट्स है। सो जॉन डन सही आंसर होगा, है ना। 59 का जो आपका आंसर है वो है बी जॉन डन, है ना। नेक्स्ट चलते हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60। रैप्सोडी, जॉन डन गुड। 59 का बी जॉन डन। रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट इज कंपोज बाय हु? विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट, जॉन कीट्स या फिर डी.एच. लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट, क्वेश्चन नंबर 60 ट्राई कीजिए। रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट ये किसने कंपोज किया? क्वेश्चन नंबर 60। एलियट, टी.एस. एलियट, गुड, है ना। अगर आपने एक से है ना, इसे मैं बात पिक कर लूँगा। या अगर आपने टी.एस. एलियट दे रखा है ना, अगर आपने टी.एस. एलियट कर रखा है तो आपका सही आंसर है ना, टी.एस. एलियट वुड बी द राइट आंसर। बी 60 का बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स रोट द पोएम ऑन द जर्नी ऑफ 3 wise men फ्रॉम द ईस्ट टू विटनेस द बर्थ ऑफ क्राइस्ट? जी.के. चेस्टरटन ने लिखा है, डी.एच. लॉरेंस ने, किंग्सले एमिस ने या फिर टी.एस. एलियट ने।
पोएम का नाम आपको याद होगा, क्या है पोएम का नाम? पोएम और पोइट का नाम बताइए। टी.एस. एलियट अगेन, है ना? या अगर आपने टी.एस. एलियट दिया है तो आपका एक और बार सही है। सिक्सटी वन का बी, या अगर 61 का आपने बी दिया है D.H. लॉरेंस, तो ये सही नहीं है। आंसर है टी.एस. एलियट, है ना? टी.एस. एलियट का एक पोएम है जर्नी ऑफ द मेजाई। जर्नी ऑफ द मेजाई, उसके अंदर ही ये होता है, क्राइस्ट का बर्थ हो रहा होता है, दूर से लोग आते हैं, उन्हें मेजाई बोलते हैं। ये जो 3 लोग हैं, 3 वाइज मैन फ्रॉम द ईस्ट टू विटनेस द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो या जर्नी ऑफ द मेजाई, या गुड गुड। 61 का आपका डी टी.एस. एलियट, कि मैंने सी किया, उप्स, कोई बात नहीं। 61 का आपका डी है टी.एस. एलियट। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हु इज़ द हीरोइन अ फेयरवेल टू आर्म्स? अ फेयरवेल टू आर्म्स में हीरोइन कौन है? कैथरीन बार्कले, बर्ट एशले, मारिया, या फिर रेनेटा? क्वेश्चन नंबर 62, आपने क्या किया? कैथरीन बार्कले, है ना? गुड। अगर आपने कैथरीन बार्कले किया है, फ्री आंसर था। ए ही सही ऑप्शन होगा ना। हीरोइन ऑफ अ फेयरवेल टू आर्म्स इज कैथरीन बार्कले। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। Which American poet wrote about the spirit of democracy? ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सिक्सटी टू का आपने ए दिया है, या ए सही आंसर है ना? 63 ट्राई कीजिए। Which American poet wrote about the spirit of democracy? (63) ट्राई कीजिए। Which American poet wrote about the spirit of democracy? 62 का तो हमें पता ही है, कैथरीन बार्कले। (63) का डी वॉल्ट विटमैन, है ना? गुड। देखिए, अगर आपका भी आंसर जो है वो है वॉल्ट विटमैन, सही आंसर है। 63 का डी वॉल्ट विटमैन ही है। नेक्स्ट चलते हैं। 64 स्कारलेट लेटर, ना? ये भी हम कर चुके हैं, आपको याद होगा, इसका ये पूरा स्टोरी हमने किया था। ये किसने लिखा है? नथानिएल हॉथॉर्न, विलियम फॉकनर, मार्क ट्वेन, या फिर हरमन मेलवाइल? एक्चुअली हरमन मेलवाइल ने है ना, कि आई वुड से के लिए एक तरह से या स्कारलेट लेटर जो है वो किसने लिखा? नथानिएल हॉथॉर्न, है ना? गुड। 64 का जो है ए नथानिएल हॉथॉर्न सही आंसर है ना? गुड। द स्कारलेट लेटर नथानिएल हॉथॉर्न, ना? 64 का ए, या अगर आपने ए दिया है आपने सही दिया है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। Who wrote the essay सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस किसने लिखा? 65 64 का, ओके 64 का तो है नथानिएल हॉथॉर्न। 65 का आपने दिया है राल्फ वाल्डो एमर्सन, है ना?
देखिए 65 में जो है सी सही आंसर है या गुड। राल्फ वॉल्डो एमरसन सही आंसर है ना, इसमें तो कोई पंगा नहीं है। अगर आपने 65 में सी दिया है राल्फ वॉल्डो एमरसन तो ये भी आपका सही है, गुड 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 है ना। नेक्स्ट इज लीव्स ऑफ ग्रास, ये भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। लीव्स ऑफ ग्रास इज क्या? एक एंथोलॉजी है क्रिटिसिज्म का, कलेक्शन है ऐसे का, वॉल्यूम है ऐसे का, या फिर अ वॉल्यूम ऑफ पोएम्स। लीव्स ऑफ ग्रास। ओके ओके 66 का आपने डी दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है ना, सही आंसर है। वॉल्ट इनका वर्क है, वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है ना, पोएम्स का कलेक्शन है। तो 66 का जो है वो है डी, डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं द पाम वाइन ड्रिंकार्ड, तो ये किसने लिखा है? एमोस टुटोला, वोल सोयंका, फ्रांस फैनन, या फिर चिनुआ अचाबे। द पाम वाइन ड्रिंकार्ड। 67 में आपने क्या किया? 76 से क्वेश्चन है ना, हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे हैं या 67 में आपने क्या किया? गॉन रॉन्ग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एमोस या, और आपने ए किया है एमोस टुटोला, सही आंसर आपका। 67 का आपका ए सही आंसर है ना। नेक्स्ट चलते हैं, पैट्रिक वाइट कैसा नॉवलिस्ट है? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ये ट्रिकी था। कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, लैटिन अमेरिकन है, या फिर ब्रिटिश है? ये क्वेश्चन आपने क्या किया ना, 68 में आपने क्या किया? 68 में बी किया है ना। और कोई पर्सन, और कोई वो पर्सन? पैट्रिक वाइट में किसने क्या किया? कोई और पर्सन जिसने इस क्वेश्चन को किया है? 68 में आपने क्या किया है? कोई और पर्सन? सिक्सटी एट का एक ने तो एलिस ने तो बी किया है, और कोई पर्सन? डी किया है ना, मुझे लगा ही था। तो देखिए कुछ लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम क्या है देखिए, पैट्रिक वाइट जो है वो एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन राइटर है, तो वो ब्रिटिश भी है, वो बॉर्न ब्रिटिश है, लेकिन वो राइटर ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा प्रॉब्लम। बिकॉज ऐसा नहीं कि वो ब्रिटिश नहीं है, उन्हें यूजुअली हम बोलते हैं ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन राइटर है ना, उन्हें हम बोलते हैं ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन राइटर है ना। बिकॉज बॉर्न ब्रिटिश है, ब्रिटेन में उनका बर्थ हुआ है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के नॉवलिस्ट है ना। सो सही आंसर है बी है ना, ऑस्ट्रेलियन। डी किया है ना। अब देखिए ब्रिटिश बॉर्न है, ये नहीं है कि वो उन्हें हम कहते हैं ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन राइटर है ना, तो ब्रिटेन में बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं वहाँ पे है ना। ब्रिटिश बॉर्न ऑस्ट्रेलियन राइटर है ये। तो 68 का बी एन ऑस्ट्रेलियन, या बी है एन ऑस्ट्रेलियन है ना। नेक्स्ट देखते हैं 69, द मूर्स लास्ट साई, ये हमने कर रखा है ना, ये आया भी था शायद से हमारे MCQ सेक्शन का पार्ट था। द मूर्स
लास्ट साई ये किसने कंपोज किया? जोसेफ कॉनरेड, सलमान रश्दी, माइकल ओंदाजे या फिर खुशवंत सिंह। 69 इसमें आपने क्या किया? सिक्सटी नाइन में आपने क्या किया? सलमान रश्दी है ना? या अगर तो आपने सलमान रश्दी किया है, ये भी आपका सही है। 69 का सी आंसर सही है, सलमान रश्दी का ये वर्क है ना। गुड गुड है ना, सलमान रश्दी आपने किया है, आपका ये सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। मोनिशा, मोनिशा एक कैरेक्टर है किस नॉवल की? वॉइसेस इन द सिटी, फास्टिंग फीस्टिंग, फायर ऑन द माउंटेन या फिर द शैडो लाइन्स। 70 में आपने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 70 आपने क्या किया? डी विच इज़ रॉन्ग, शैडो लाइन्स है ना। ओके, बाकी बच्चों ने क्या किया? ए और डी में कंफ्यूज थी, क्या लगा के आया भूल गई, कोई बात। देखिए सही आंसर जो है अंजद देसाई, वॉइसेस इन द सिटी है ना। ये 3 सिबलिंग्स होते हैं, मोनिशा, निरोध और आमला है ना। मोनिशा से बड़ी होती है और सही आंसर इसका है वॉइसेस इन द सिटी है ना। 70 का ए या 70 का ए सही आंसर। गुड। नेक्स्ट है 71। Who among the following poets shows how Indians make use of English language in a funny way? Naseem Ezekiel, Vikram Seth, Kamala Das, Dom Moraes। 71 ट्राई कीजिए। सेवेंटी का तो ए है, 71 ट्राई कीजिए। सेवेंटी वन का भी ए है ना। या नज़ीम इज़ीकियल सही आंसर है। 71 का अगर आपने ए किया है तो आपका सही है ना, नज़ीम इज़ीकियल। डी डोम मोराइस नहीं, नज़ीम इज़ीकियल सही आंसर है। 71 का अगर आपने ए किया है नज़ीम इज़ीकियल तो आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं 72। विच फॉलोइंग नॉवेल्स डज महात्मा गांधी अपीयर एज अ इम्पॉर्टेंट फोर्स ऑफ चेंज? कुली, गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, अनटचेबल। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट कोई बात नहीं। 72 में आपने क्या किया? कौन से नॉवल के अंदर महात्मा गांधी का अपीयरेंस है ना, मतलब ही अपीयर्स अ इम्पॉर्टेंट फोर्स ऑफ चेंज, अनटचेबल। या काफ़ी बच्चों ने इसमें अनटचेबल कर रखा है। कोई और पर्सन? और कोई? एक और डी है। और कोई? सब लोगों ने 72 का डी दे रखा है।
या देखिए, दो वर्क हैं। स्वामी एंड द फ्रेंड्स में भी गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट है, अनटचेबल में भी उनका इन्वॉल्वमेंट है ना। तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज स्वामी एंड फ्रेंड्स में भी वो आए थे, अनटचेबल में भी वो आए थे ना। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, एक सेकंड रुकिए। अनटचेबल की स्टेटमेंट्स है ना। या देखिए, ही overhears the time Bakha runs towards town and ends up at a train station. He overhears some people discussing the appearance of Mahatma Gandhi in Bulla Shah. He joins a tide of people rushing to hear the Mahatma speak. Just as Bakha settles in to listen, Gandhi arrives and begins his speech. He talks about the plight of the untouchable and how it is his life's mission to see them emancipated. He ends the speech by beseeching those present to spread his message of ending untouchability. After the Mahatma departs, a pair of educated Indian men have a lively discussion about the content of the speech, है ना। तो अगर आपने 72 का डी दे रखा है अनटचेबल, तो सही आंसर है ना। लेकिन सी में भी जो है हमें गांधी जी का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, बट उनका आई डोंट थिंक उनका अपीयरेंस है ना। तो 72 का जो डी है वो अनटचेबल सही आंसर होना चाहिए ना। 72 का जो डी है अनटचेबल, ये सही आंसर होना चाहिए। आई गेस मैंने आंसर की में जो है सी कर रखा है, जहाँ तक मुझे लगता है आंसर की में सी कर रखा होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज करना है, कोई बात नहीं। बट या 72 का आपका आंसर डी है, अनटचेबल। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 73। एक सेकेंड। या हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स एक्सटेंसिवली अबाउट ओडिशा? जयंता महापात्रा, कमला मार्कंडे, गिरीश कर्नाड या फिर तोरू दत्त। तो एक ही पर्टिकुलर पर्सन है जो उड़ीसा से है। कौन है? 74 में आपने क्या कर रखा है? ओके 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 73 मिस हो गया ना। रुकिए 73 ये रहा। टेलीफोन कन्वर्सेशंस बाय वोल सोइंका डील्स विद द थीम ऑफ क्या? क्लास डिस्टिंक्शन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। वोल सोइंका का टेलीफोन कन्वर्सेशंस क्या है, क्या दिखता है हमें इसमें? 73 में आपने क्या किया है? बी रेशियल है ना। और कोई पर्सन? और कोई पर्सन? डी इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। ओके ओके देखिए, होगा तो बी ही, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, रेसिस्ट इसमें था, रेसिस्ट। 73 का ए, ये देखिए क्लास नहीं है, जेंडर नहीं, इकोनॉमिक नहीं है, ये रेशियल ही होगा, है ना। रेशियल सही आंसर होगा। 73 का जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 74 का, हु अमंग द फॉलोइंग राइट्स एक्सटेंसिवली अबाउट उड़ीसा, है ना। ये कीजिए, 74 कीजिए। 3 क्वेश्चन है, 74, 75, 76 है ना। 74 का आंसर क्या है सर? 73 बी एंड 74 ए। या देखिए 73 बी सही आंसर है और 74 ए जो है ये भी सही आंसर है ना, ए। या गुड। जयंता महापात्रा, जयंता महापात्रा। 74 का अगर आपने ए कर रखा है तो सही है। 75 करते हैं। In the 20th century, interest in the metaphysical poets was revived by who? Wallace Stevens, D.H. Lawrence, T.S. Eliot, Philip Larkin। इसमें आपने क्या लिखा है? 75
75 आपने क्या किया है? टी एस एलियट है ना, या इनका वर्क था द मेटाफिजिकल पोएट्स, तो टी एस एलियट सही आंसर है ना। 75 का जो टी एस एलियट सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 हु रोट एन एसे ऑन मैन? एन एसे ऑन मैन किसने लिखा है? जॉनसन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, महात्मा गांधी, आर एन टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 76 में आपने क्या किया? सेवेंटी फाइव का सी दिखाए, या 75 का सी है गुड, टी एस एलियट सही आंसर है। 76 की अगर बात करें तो अलेक्जेंडर पोप दो आ चुके हैं, या है ना। 76 का बी अलेक्जेंडर पोप वुड बी द राइट आंसर है ना। सो या यही पे आपका जो इसके बाद तो हमारा ग्रामर सेक्शन है आई गेस, है ना, ग्रामर सेक्शन है या। सो ये रहा आपका लिटरेचर पार्ट का, जो लिटरेचर सेक्शन है आपका उसका 76 का बी अलेक्जेंडर पोप। हाँ देखिए अलेक्जेंडर पोप सही आंसर है ना, गुड। सो ये रहा हमारा लिटरेचर सेक्शन। आई गेस हमें कल से आई गेस क्लासेस होंगे, सर ने आज तो मना कर दिया, आज यही करने के लिए बोला था। बट ये जब भी होगा हम ना आर के नारायण से स्टार्ट करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है ना। लेट्स सी कि क्या डिसाइड होता है। कट ऑफ 85 होगा क्या? 85 होगा क्या? ये लेट्स सी है ना, नॉट एक्जैक्टली श्योर, तो चेक करना पड़ेगा, बट देन विल सी। मैं एक्चुअली ग्रुप में लिख दूंगा ना। ओके एंड सो या यहाँ पे हम अपना आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं। लेट्स सी कल हमें लाइक क्या बोला जाता है करने के लिए। अभी के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके एंड आई ट्राई कि 2-3 दिन से जो है काफ़ी बिजी था ना, सो आई ट्राई कि अब से जो है रेगुलर वीडियोस अपलोड हो जाए, है ना। अगेन जॉन कीट्स में थे, जॉन कीट्स को ही पहले कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहीं पे एंड करते हैं। हेलो माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीजीटी का जो एग्ज़ाम था जिसमें ग्रामर सेक्शन जो था हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है इसमें हमारे सारे क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से है, ओके। और ये पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है हमारा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, राइट। तो पहला यू कैन हेल्प मी, ये गलत इसलिए होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है और ये स्टेटमेंट है। अगर कैन यू हेल्प मी होता तो सही होता। सो ये सेंटेंस फ्रेमिंग गलत है, इसलिए गलत हो गई है। आई विल पे यू द डबल सम, ओके। एंड ये सही है बिकॉज ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल, ओके। और डोंट लूज द हार्ट ट्राई अगन, यहाँ पे ये मार्क नहीं आएगा, कॉमा होता चल जाता पर ये कि सेमी कॉलन जो कि गलत है, ये भी गलत हुआ। और इंग्लिश स्पोकन बाय द इंग्लिश, नो, ये क्या होता है इंग्लिश और स्पोकन बाय द इंग्लिश, ये कोई छोटी चीज़ होती है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही हो जाए, नहीं। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है यू नीड, योर नीड इज ग्रेटर देन माइंड। तो योर नीड इज ग्रेटर, यहाँ पे इज मेन वर्ब है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे इज मेन वर्ब है, मेन वर्ब। तो आपका ये जो नीड होगा ना पूरा, ये योर नीड, ये पूरा नाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसलिए नाउन हो जाएगा, एडवर्ब और एडजेक्टिव हो नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्सप्रेसेस सपोजिशन। तो सपोजिशन, जैसे सपोज एक वर्ड होता है ना, वहीं से सपोजिशन वर्ड आया, सपोज करना कि हाँ हो सकता है, ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि यू शैल पे ऑन वेंसडे, तुम वेंसडे को पे करोगे। इट इज नॉट कंफर्म ना, करोगे, इट्स अ प्रिडिक्शन। मैं यूज यहाँ परमिशन हो रहा है, यहाँ पे आप कंपल्सन यू मस्ट डू इट ऑल कॉस्ट, है ना। वी आस्क हिम बट ही विल नॉट कम, वी आस्क हिम बट ही विल नॉट कम, ये पूरा कंफर्मेशन है कि हमने उससे पूछा पर वो नहीं आएगा। तो ये तीनों चीज़ तो सही है, सपोजिशन नहीं है इसमें, सपोजिशन इसमें है सिर्फ इस वाले में, ऑलराइट। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, यू शैल पे ऑन वेंसडे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस एन एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है, तो यहाँ पे ये जो है ना ये वेरी,
वेरी वर्ड याद रखना, यहाँ पे देखो ये वर्ड इरेगुलर, राइट, यू आर इरेगुलर, तो एडजेक्टिव को जो एक्सप्लेन करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब आ गया, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ये ऐसा इसमें कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो सीधा इडियम है, लुक बिफोर यू लीव, है ना। एंड एब्सेंट माइंडेड ये क्या एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव वाला हो गया, पर ये एडवर्ब नहीं यहाँ पे, है ना। एब्सेंट माइंडेड पूरा एडजेक्टिव होता है। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर बिकॉज देयर इज अ वेरी, वेरी इरेगुलर, है ना, ये एक्सप्लेन कर रहा है इरेगुलर को वेरी, और वेरी जो होता है एडवर्ब होता है, और एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव या वर्ब या किसी खुद एक एडवर्ब को एक्सप्लेन करता है, ओके, डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ वेरी हो जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन 4 का। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स टू बी रिकनसाइल्ड, ठीक है। फिफ्थ वाले का आंसर होगा सी, मेक इट अप। ये देखो कुछ चीज़ें क्या होती है, देखो इंग्लिश में ना जैसे वोकैबुलरीज होती हैं, वर्ड मीनिंग के लिए ऐसी फ्रेजेस भी होते हैं, इडियम्स होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि टू बी रिकनसाइल्ड का मतलब क्या होता है, मेक इट अप, ये पूरा एक फ्रेज है, इडियम है। इसके आप ये भी सोच सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो टू बी रिकनसाइल्ड मतलब मेक इट अप, ओके। ये पुट अप, ये ले डाउन, ये सब हो गए। चलो, तो कमिंग टू द सिक्स्थ वन, व्हाट डज द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस मीन, आई होप यू विल लुक शार्प। तो ये लुक शार्प क्या पूरा एक फ्रेज है। अब इस फ्रेज का मतलब क्या है, इस फ्रेज का मतलब क्या है, मेक हैस्ट मतलब जल्दबाजी में, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडेबल है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। लुक शार्प का मतलब क्या होता है, लुक शार्प एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है मेक हैस्ट, ओके। बी केयरफुल नहीं है, यूज फोर्स नहीं, सेटल नहीं है, मेक हैस्ट, ऑलराइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेवन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स टू रिजर्व, ये क्या है, रिजर्व। टू रिजर्व हमेशा रखना कि मनी से जो रिलेटेड होगा ना, क्या मनी से रिलेटेड वही होगा, ठीक है ना, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना हमारे इंडिया का, तो टू रिजर्व हमेशा मनी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 7 का आंसर जो होगा सी होगा, सेट असाइड, ठीक है। क्या होगा, सेट असाइड, इट विल बी द आंसर, सेट असाइड। ये हमेशा रखना टूरिज्म मतलब मनी से रिलेटेड, और टू सेट असाइड जैसे पैसे साइड में कर देना, है ना, एक बैलेंस लेके चलना। तो सेट असाइड, टूरिज्म मींस सेट असाइड, ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, ठीक है, दोनों मतलब सेम। क्वेश्चन 8, चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स, द डैश ऑफ हॉस्टिलिटी, सॉरी, द डैश ऑफ हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी बिटवीन द टू नेशंस वाज अ गुड बिगिनिंग टू पीस। तो 8 का आंसर होगा सी, क्या हो जाएगा, सेसेशन। The cessation of hostility between the two nations was good beginning of to peace। मतलब cessation मतलब खत्म करना, मतलब कम होना, कि जो दुश्मनी थी वो दो नेशन के बीच में कम हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है अमन और शांति की, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर सेशन, ओके, यहाँ पे सेशन होगा सी, ऑप्शन सी। कमिंग टू द नाइन्थ वन, चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। और ये है, दिस बुक इज डैश फॉर क्लासरूम यूज एज इट यूजेस अ सिंपल वोकैबुलरी। तो इसमें क्या वर्ड होगा, अडेप्टेड, क्लासरूम ने अडेप्ट कर लिया इस बुक को, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स है ठीक है। तो ये अडेप्टेड वर्ड होगा, अडेप्टेड मतलब कोई भी चीज़ मॉडिफाई कर लेना है ना एक तरीके से। तो क्लासरूम में ये बुक सुटेबल रही और इसे मॉडिफाई कर लिया बच्चों ने कि उनको ये किताब बहुत आसान लगती है, क्यों, क्योंकि इसमें सिंपल वोकैबुलरी। सो द क्लासरूम अडेप्टेड, ठीक है, आंसर बी विल बी द आंसर, 9th का। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 10th, substitute a single word for the underlined word, तो some words are no longer in use। तो इसका एक वर्ड वन सब्सटीट्यूट वर्ड जो है वो है पहला ऑप्शन ऑब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब ये मेमोराइज करने पड़ेगा, यूर लॉन्गर इन यूज मतलब जो ज़्यादा मतलब यूज में नहीं रहता उसको हम कहते हैं ऑब्सोल्यूट। क्या कहते हैं, ऑब्सोल्यूट। 10th का आंसर ए, ऑब्सोल्यूट। विच वर्ड इज यूज टू मीन वन कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, तो इसका पूरा एक वन सब्सटीट्यूट वर्ड है इनफेलेबल। क्या, 11th का इनफेलेबल मतलब वो कि जो कभी मिस्टेक नहीं करता है, ठीक है, वोकैबुलरी सेक्शन। 12th, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक, द चाइल्ड लुक्ड एज डैश एज किंग। तो 12th क्या, किंग क्या पावरफुल होता है ना, किसी देखो हर किंग पे प्राउड हो ना हो डिपेंड करता है ना, और हैप्पी भी हो ना हो ये भी डिपेंड करता है, ये नहीं कि हर राजा खुश होते हैं, ये जेंटल हो। पर हाँ पावरफुल हर कोई राजा होता है, हर कोई ताकतवर होता है, हर कोई पावर होती है हर राजा के पास, है ना। हमारे अभी अभी जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के पास ताकत है, तो पहले राजा प्रजा चलती थी तो किंग के पास ताकत होती सारी, तो पावरफुल होगा। चाइल्ड लुक्ड एज पावरफुल एज किंग, ओके। सो द आंसर ऑफ 12 क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ठीक है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट वन, चूज द वर्ड चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, द आयरन बॉक्स वाज एज हैवी एज, क्या होगा इसका आंसर, रॉक। क्या होगा, वुड तो होगा नहीं, लीड भी होगा नहीं, स्टोन छोटी चीज होती है, रॉक बड़ा बड़ा पत्थर, तो रॉक, एज हैवी एज रॉक।
14 बीज हम सी बेयर्स ग्रॉल एंड एप्स क्या करते हैं, गिबर चैटर मंकी करते हैं, कंफ्यूज मत होना कभी। एप्स क्या होते हैं वो थोड़े से गोरिल्ला टाइप जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, गिबर गिबर आवाज निकालते हैं। ऑलराइट, बी ऑप्शन, ये मेमोराइज करने की चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन एज ऑप्शन हैज द सेम मीनिंग, क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, हैज द सेम मीनिंग एज द सेंटेंस गिवन बिलो। सो ही इज अ मैन विद एन एविल रेपुटेशन। तो एविल रेपुटेशन क्या होता है, मतलब खतरनाक है ना, मतलब एविल रेपुटेशन मतलब मतलब किल करने वाला, और जो क्रिमिनल होता है उस वो चीज़ होती है, एविल रेपुटेशन बताती है। तो जो यहाँ पे जो नोटोरियस वर्ड है ना, नोटोरियस, सीधा नोटोरियस का मतलब यही होता है, क्राइम करने वाला, है ना। तो ही इज अ नोटोरियस मैन, तो एविल रेपुटेशन मतलब है नोटोरियस। डेंजर सिंपल है, पर ये क्या, नोटोरियस पूरा एविल रेपुटेशन, बहुत ही खतरनाक रेपुटेशन जो होती है ना, जो गुंडों की होती है। तो वो चीज़ है, मिसिज तो थोड़ा सा नटखड़ी तरीके हो गया है ना, और प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गया। तो ही इज अ मैन विद एन एविल रेपुटेशन के अलावा नोटोरियस, तो नोटोरियस और एविल रेपुटेशन दोनों सेम, वो मतलब एक तरीके से ऐसे मान लो, ठीक है। तो नोटोरियस मैन, क्या नोटोरियस, वो नोटोरियस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। किस तरह खतरनाक, कि वो बहुत क्राइम करता है ना, मतलब उससे लोग परेशान है, मतलब लोग काफ़ी डरते हैं, तो उस तरीके से। एक तो डेंजर क्या होता है कि वैसे बेवकूफ़ लोग भी डेंजर होते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। कैसा डेंजरस, जिसकी मतलब हरकतों से, मतलब जिसके जुल्म से मतलब लोग डरते हैं, वो होता है रेपुटेशन, मतलब वो नोटोरियस है ना, एविल रेपुटेशन है ना, बिल्कुल जालिम, जालिम जिसे कहते हैं, वर्ड कहूँ जालिम, है ना, ट्रेटर है ना, वो से कहूँ तो मैं, तो ट्रेटर वर्ड यहाँ पे सही चलेगा। तो ट्रेटर जो होते हैं वो नोटोरियस होते हैं, और वही एविल, उन्हीं की एविल रेपुटेशन होती है, ठीक है। तो कमिंग टू द, ये भी क्या है आपका वर्ड मीनिंग के वजह से हुआ है, ठीक है ना। तो वोकैबुलरी आप इंक्रीज करें, है ना। और 16 क्वेश्चन, फाइंड द सेंटेंस दैट यूजेस द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव क्या होता है, सबसे, लाइक गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव हो गया, है ना। तो ये बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन बताना। तो यहाँ पे देखो क्या है, मुंबई इज द बेस्ट, क्या, जो 16 है, मुंबई इज द बेस्ट, ये बेस्ट आ गया, सुपरलेटिव फॉर्म आ गया, इसलिए ये आंसर सी हो जाएगा। और किसी में ऐसा नहीं है, तो बेटर आएगा, सेकंड भी वो है कंपैरेटिव फॉर्म है, तो नहीं होगा ऐसे, है ना। तो इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं, भी बेटर है ना। नो दैट इन इंडिया, ये तो सिंपल सेंटेंस है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा, तीनों गलत है, ये तीनों गलत है, तो ये इसमें कंपैरेटिव फॉर्म लगेगी, और सुपरलेटिव चाहिए थी। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन इट्स एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बताना है, ठीक है। तो जो 17 का आंसर है, जैसे द जज सस्पेक्टेड दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, तो एक्टिव इन इट्स एक्टिव ले जाना, तो याद रखना कि एक्टिव से जब पैसिव ले जाए तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी ये पैसिव है, तो इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट ये रहा, है ना, और ऑब्जेक्ट इस तरीके से ये रहा, तो इसको यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ये दो दो स्टेटमेंट यहाँ पे, एक तो ये है यहाँ तक द सस्पेक्टेड दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, तो यहाँ पे क्या विटनेस सब्जेक्ट, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर सही है, क्योंकि समवन हैड बीन ब्राइब्ड ये है, और ये विटनेस आपका ऑब्जेक्ट बन गया, और ये सही रहेगा, सी में रहेगा, द जस्ट सस्पेक्टेड। तो जो 17 आंसर वो ए रहेगा, क्योंकि ऐसा और कहीं पे भी नहीं, हैड टेकन ब्राइड, नो गलत हो जाएगा सारा, यहाँ पे विटनेस तो पहले ही रखा हुआ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बदला नहीं है। तो यार हमें पैसे का रूल होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ए आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या सच लूजेस, सच लूजेस एंड द कंपनी विल बी रियून्ड, तो याद रखना इसका आंसर होगा 18 का, अ फ्यू मोर सच लूजेस एंड द कंपनी विल बी रूड, यहाँ पे फ्यू मोर होगा, फ्यू मोर, क्योंकि स्टार्ट खाली फ्यू मोर से नहीं होगा, आर्टिकल का यूज़ करना ही है, और अ फ्यू मोर सच लॉसेस एंड द कंपनी विल बी रूड, मतलब कुछ और आपके लॉसेस होंगे और कंपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ और क्या बताना, फ्यू मोर का होता है जब ज़्यादा नहीं, मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा नहीं था, तो वहाँ पे फ्यू मोर आता है, खाली फ्यू मोर, और अ फ्यू मोर मतलब कि थोड़ा सा, समथिंग, है ना, सम चीज़, सम सच लॉसेस, है ना, तो ये यहाँ पे इस तरीके से यूज़ होता है। ये होता है नॉट सो मच, और नॉट सो मच की जगह पे, और ये जो है फ्यू मोर, ये होगा सम के लिए, तो यहाँ पे सम सच लॉसेस के बताना, कुछ और गलतियाँ हुई, कुछ और नुकसान हुए, तो कंपनी खत्म, बर्बाद हो जाएगी। तो बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर होता क्वेश्चन नंबर 18। कमिंग टू द 19, which of the following option is an equivalent to the sentence given below? He is so honest that he will not accept, मतलब कि वो इतना ईमानदार है कि वो रिश्वत को नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये आप चारों पढ़ दो, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब, ये भी गलत हो गया, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट रिफ्यूज अ ब्राइब, ये भी गलत हो गया, हिज ऑनेस्टी विल नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेट, मतलब उसकी ईमानदारी उसको क्या कहते हैं, रिश्वत लेने से बिल्कुल नहीं रोक सकती, है ना, मतलब वो करता है, मतलब वो लेता है ब्राइब, तो ये भी गलत हो गया। यू कैन ब्राइब हिम बिकॉज ही इज, ये वो ईमानदार नहीं है, तो ये भी गलत हो गया।
ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि बिकॉज यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हैं, क्या चार ऑप्शन गलत ही हैं, यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी ऐसा कभी आए माय डियर स्टूडेंट्स, कभी ऐसा हो तो आप किसी भी ऑप्शन पे कर दोगे, जो भी आपको लगे सबसे बेस्ट उसका कर दो, उसके मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज चार ऑप्शन गलत है तो अटेम्प्ट करने का नंबर मिलते हैं। ठीक है, या आप डिस्कस भी कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, क्या करना है, छोड़ें या करें। 20th, which of the following sentence use a clause of a clause as a complement to a verb? तो 20 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो पूरा कॉम्प्लीमेंट बनना है, जो उसने सोचा वही हुआ, एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड कर रहा था वही हुआ, तो इसलिए ये पूरा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ये दोनों, तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। ऐसा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है ना। इसलिए 20 कमिंग टू द नेक्स्ट 21st, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ऑप्शन। ठीक है, तो यार करना he dash that he would take a revenge, to take a revenge on her। तो ये वुड टेक आ गया, ठीक है ना, वुड प्लस टेक रिवेंज V1 आ गया यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे वुड हो गया मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे रखना कि ये फॉर्मूला ही होता है, ये कंडीशन है कि पास्ट सिंपल टेंस प्लस वुड प्लस V1, ये स्ट्रक्चर ही होता है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन V1, तो ये जब स्ट्रक्चर होता है पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल में क्या होता है, मेन वर्ब V2। तो V2 यहाँ पे कौन है, स्वेर सोर सोन। तो सोर क्या हो जाएगा, ये क्या 21st का आपका आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज स्क्वायर की सेकंड फॉर्म थी सोर, तो ये आंसर हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आंसर विल बी द सोर। कम टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नेगेशन ऑफ द गिवन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी। माय फ्रेंड सजेस्टेड दैट, देखो क्या भी याद रखना कि जो है ना ऑप्शन, माय फ्रेंड सेड टू मी लेट अस हैव, लेट अस मतलब अलाउ करना है ना, मतलब अंदाजा लेना, लेमिनेट टू द न्यू काउंटर, तो यहाँ पे हमेशा सजेशन की बात आती है। तो यहाँ रखना जब भी इसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट करोगे तो सजेशन वर्ड जरूर आएगा, और यहाँ पे वी शुड, तो माय फ्रेंड सजेस्टेड दैट वी शुड हैव अ लेमिनेट एट द न्यू काउंटर। तो शुड और सजेस्टेड, मतलब शुड तो पक्का होगा, ये वाला मैंडेटरी है। जब भी लेट वर्ड आएगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में शुड जरूर होगा। तो यहाँ शुड कहीं नहीं है, यहाँ पे है भी, तो यहाँ पे सजेस्टेड नहीं आ रहा, सैड आ रहा, तो इसलिए गलत हो जाएगा, सैड नहीं होगा, सजेस्टेड होगा। तो सजेस्टेड भी आना और शुड भी आना, ये दोनों होगा तो वही होगा, तो ये दोनों से तीनों गलत होगा। ऑप्शन डी विल बी द आंसर 22 का। Coming to the next one, 23, choose the correct option to fill in the blanks। He ate dash the bread that he ate dash bread that he had brought with him। तो यहाँ पे क्या मतलब, बहुत ही वो जो लाया था कम, थोड़ा सा ब्रेड वही खा के उसने खाया था, वही ब्रेड जो लेके आया था, है ना, तो ये मतलब है। तो यहाँ पे 23 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिटिल का यूज हो रहा है। आ लिटिल मतलब पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो यहाँ कम है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। ये बहुत कम था, बहुत थोड़ा सा लिटिल। So he ate little bread that he had brought with him। So answer A will be the option A will be the answer। ठीक है, coming to the next one, 24, which out of the given sentence contains error। error बताना है हमें, error। तो मिस्टर जेम्स ऑन टूरिंग, तो टूरिंग होगा ऑन हिज टूर होगा या ऑन अ टूर होगा, ये टूरिंग वर्ड नहीं होगा, टूर वर्ड होगा, आईएनजी नहीं आएगा यहाँ पे, ऑन अ टूर होता है, टूरिंग होता है, ऑन अ टूरिंग, याद रखना, ऑन अ टूर वर्ड होगा। तो ये सबसे ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है यही गलत है इसमें, तो आंसर विल बी द ए, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, 25th, choose the correct preposition to complete the sentence। The observers laid stress dash the timely completion of work। तो हमें इसमें सही बताना है क्या कहते हैं preposition, तो यहाँ पे on आएगा, on time, है ना। तो observation laid stress on the timely completion of work। तो ऑप्शन सी विल आंसर, ऐड नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ऑन होगा प्रोजेक्ट, तो ऑन टाइम से आया, ऑन टाइम फ्रेज से। ठीक है, ऑन टाइम। Coming to 26th, choose the correct word to fill in the blanks। He dash her that she would pass। तो यहाँ पे भी V2 आएगा, ये पीछे वाला रूल है, पास सिंपल प्लस would प्लस V1। तो यहाँ पे V2 आएगा, यहाँ पे इंश्योर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है वो उसको दिलासा जा रहा है कि हाँ तुम पास हो जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए होगा, क्या होगा, इंश्योर्ड। ठीक है, एश्योर्ड नहीं होगा, एश्योर्ड का खुद एश्योर होता है, एश्योर्ड से एश्योर्ड आया है ना, एश्योर अपना एश्योरेंस देना, हम देना, किसी को करना तो इंश्योर होता है। ठीक है, और इंश्योर्ड इंश्योर्ड भी नहीं होगा, इंश्योर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि आप किसी और को श्योर जब श्योरिटी देते हो तो इंश्योर्ड करते हो, यहाँ की हो जाएगा, पॉसिबिलिटी बताते हैं हो जाएगा, तो उसमें इंश्योर्ड बढ़ाता है। ठीक है, तो इंश्योर्ड हर दैट शी विल पास, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। और ऑप्शन ये जो है क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, ये जो है हमारे लिटरेचर है, तो ये हमें करना नहीं है। और इसके नीचे आपके फिर क्वेश्चन नंबर 77 से फिर आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। अब इसका आंसर होगा द वे द मॉब डिस्ट्रॉयड पब्लिक प्रॉपर्टी इज। तो जो 77 का आंसर जो है वो होगा ए, कंडेमनेबल। क्या
ये वर्ड मीनिंग का पार्ट है कि जब भी मॉब जो होता है, जो भीड़ होती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती है ना, डिस्ट्रॉय करती है, तो उस वर्ड को कहते हैं कंडेम्नेबल। कब क्या होता है? कंडेम्नेबल। इट्स अ वोकैबुलरी। 78 all the glasses on the windscreens of vehicles should have dash of not less than 70%। तो यहाँ पे 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंसी। शुड हैव, ट्रांसपेरेंसी शुड हैव है ना, कि शुड हैव ट्रांसपेरेंसी ऑफ नॉट लेस देन 70%। विंड स्क्रीन में क्या होना चाहिए? मतलब ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब कम होगा तो फिर वो ओपैक बन जाएगा, ओपेसिटी आ जाएगी और दिखेगा नहीं आर पार। तो विंड स्क्रीन में क्या चाहिए कि आपको वो चाहिए, आपको आर पार दिखे, ट्रांसपेरेंट चाहिए आपको। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओगे ना, तो कम थोड़ी ना करोगे। तो यहाँ पे शुड हैव ट्रांसपेरेंसी नॉट लेस देन 70% होगा ना, कि ज़्यादा रहे, 100% नहीं तो और साफ दिखेगा, तो इसलिए तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द आंसर। समझते हुए करना है, कंफ्यूज मत हो जाना। ओके माय डियर स्टूडेंट, ओपेसिटी में ट्रांसपेरेंसी होगा पहली बात, और ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी कौन सा चूज करोगे? ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 70% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आपको आर पार दिखे, विंड स्क्रीन है, तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी होगा। ओके, कम करोगे तो फिर क्या, ओपेसिटी की तरफ बढ़ जाएगा ना, फिर दिखेगा नहीं, तो इसलिए आंसर सी विल बी द ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ 78। ठीक है, तो क्या, दीज डेज आई एम बिजी इन राइटिंग माई। देखो, जब भी इंसान अपनी अपनी लिखता है ना बायोग्राफी, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते थे? 79 का आंसर क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी। क्योंकि जब इंसान खुद अपनी बायोग्राफी लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते थे, और जब इंसान किसी और की लाइफ के बारे में लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलो ये भी वोकैबुलरी हो गया। 80 डैश डैश फ्रेंड्स दैट आई हैव विल, क्या, डैश फ्रेंड्स दैट आई हैव विल हेल्प मी इन टाइम ऑफ नीड। मतलब मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो आई विल, जब भी मुझे जरूरत होती है वो मदद करेंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कुछ दोस्त हैं, मतलब ज्यादा नहीं, कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 80 का जो आंसर है वो अ फ्यू हो जाएगा। क्या, बहुत बहुत पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, फ्यू। और फ्यू और फ्यू में इतना डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दा फ्यू तो होता ही नहीं कभी आएगा, फ्यूवर भी नहीं होगा, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। और फ्यू और फ्यू में क्या है कि ये क्या होगा, 80 का ऑप्शन, मतलब अ फ्यू मतलब पॉजिटिव सेंस में होता है और ये नेगेटिव सेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि कुछ फ्रेंड्स है वो ये मेरे मदद करेंगे टाइम आने पर, मतलब पॉजिटिव बता रहा हूँ कि वही कुछ है बस थोड़ा सा। तो यहाँ पे अ फ्यू इसलिए आंसर होगा, अ फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव विल हेल्प मी इन टाइम ऑफ नीड। तो ये पॉजिटिव सेंस बता रहा हूँ, तो अ फ्यू इसका आंसर होगा 80 का। और जब नेगेटिव होता है तो फिर फ्यू कहते हैं। ठीक है, आंसर सी will be the option C will be the answer of this question. Coming to the 81st, there can be no single dash for all almonds. तो almonds का होगा panacea। ये there can be no single panacea for all almonds, तो ये इसका आंसर है, ये vocabulary है। So panacea always remember related to the almond. There can be no single panacea for all almonds. ठीक है, coming to the 82, will the management dash the recommendation of the community। ठीक है, तो 82 का आंसर आपको बी हो जाएगा, अबाइड टू। मतलब अबाइड टू मतलब सजेशन देना, है ना, मतलब विल द मैनेजमेंट अबाइड मतलब एक्सेप्ट करेगी, क्या, अबाइड मतलब एक्सेप्ट मान लो, तो विल द मैनेजमेंट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, तो अबाइड का वर्ड होगा। अबाउंड नहीं होगा, अपना को बाउंड लेना नहीं, अडायर टू चिपकना नहीं, कोई एडवाइस नहीं, तो क्या होगा आंसर, अबाइड टू मतलब एक्सेप्ट करेगी नहीं, विल द मैनेजमेंट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और अबाइड और एक्सेप्ट पूरा एक ही वो है, क्या कहते हैं, सिनोनिम है। ठीक है, एक्सेप्ट करना किसी को, तो अबाइड टू। ठीक है, 82 का आंसर बी हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट डज द वर्ड रेजिसाइड मीन। तो रेजिसाइड का मतलब क्या होता है कि हमेशा मानना, हमेशा मतलब याद रखना, रेजिसाइड का मतलब होता है किंग को मानना, क्या, किंग को। तो ऐसा इसके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, मर्डर ऑफ अ किंग, है ना। मर्डर ऑफ मेंबर भी नहीं, चाइल्ड भी नहीं, और पीपल भी नहीं। जब भी किंग की मर्डर करते हैं हम, मतलब किंग को मारा जाता है, उसको रेजिसाइड कहते हैं, है ना। जैसे मॉब मार देती किसी को तो मॉब लिंचिंग कहते हैं उसको, ऐसे ही जब किंग को मार दे तो रेजिसाइड कहते हैं, ये वर्ड मीनिंग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन्स टू हाइड। 84 का क्या है, टू हाइड का मतलब क्या होता है, तो 84 का आंसर होगा टू होल्ड ऑन, है ना, मतलब छुपा कर रखना, टू होल्ड ऑन, होल्ड बैक भी नहीं होगा, होल्ड गुड भी नहीं, होल्ड वाटर, होल्ड ऑन। टू हाइड का मतलब क्या होता है, होल्ड ऑन, याद रखना, इट्स अ फ्रेज। ठीक है, याद रखो। 85, it is dash to find such persons as Mr. Joy these days। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, इट्स rare to find such person as Mr. Joy these days, easy का। 86, my sister is very dash people fool her very easily। मतलब बहुत ही, क्या कहते हैं ना कि बहुत ही, मतलब गाय है एक तरीके से बोलते हैं कि बहुत सीधी है ना, मेरी बहन बहुत सीधी है कि वो उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो सीधे होने का वर्ड होता है नाइव, क्या होगा, ये वोकैबुलरी है कि 86 आंसर होगा नाइव, क्योंकि शी इज वेरी नाइव कि एनी बडी कैन
फूल हर, मतलब इतनी शरीफ है वो, इतनी सीधी है कि उसको ना कोई पागल बना देगा, बेवकूफ बना देगा। इसलिए 86 का आंसर हो जाएगा ए, नाइफ, मतलब सीधा होना, ठीक है। 87, आई प्रीफर डैश मोर शुगर इन माई कॉफी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई प्रीफर मच मोर शुगर इन माई कॉफी, प्रीफर करूंगा मच मोर, है ना, मैनी मोर नहीं होता बिकॉज इट्स अनकाउंटेबल, तो मच मच यूज होगा, और वेरी भी नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा, ठीक है। द सेंटेंस, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल था फिर भी वो मर गया, तो क्या बिल्कुल अपोजिट जैसे तरीके से हो रहा है। तो याद रखना इस वाले कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आयरनी, आयरनी होता है, मतलब दिखता कुछ और हो जाए तो कुछ और, बिल्कुल अपोजिट, मतलब ठीक है ना। तो ऑपरेशन तो बहुत सक्सेसफुल हुआ फिर भी मर गया वो, तो ये ऐसे कहता है आयरनी, ठीक है ना, आयरनी होता है। ऑक्सीमोरॉन स्मेली ये सब नहीं होता, इसमें तो एज लगता है, एज लाइक एज, है ना, एज फादर एज सन, वो उसमें रहता है। आयरनी होता है जब ऐसी तरीके से कंडीशन यूज होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था फिर भी मर गया वो, है ना, जो बिलीव नहीं होता उससे कहता है आयरनी, ठीक है, तो आयरनी कंडीशन में। Coming to the next one, a poem that deals with the fate of a country, community, entire humanity or the world is called, तो हमेशा रखना इसके लिए वर्ड होता है a ballad, क्या 18 आंसर का आंसर क्या हो जाएगा ए, a ballad, क्या ballad का मतलब क्या होता है, कोई भी पोएम जो डील करती है, मतलब जो रिगार्डिंग होती है ह्यूमैनिटी के, कम्युनिटी के, कंट्री के या वर्ल्ड के, तो उसे बैलेड कहते हैं, याद रखना, लिरिक और ये गाने में होता है एपिक, तो अच्छा कोई ट्रेजेडी कोई हादसा, तो बैलेड विल बी द आंसर। 20, by what word is a person who makes maps referred, एक्सप्लोरर एक्सप्लोर करता है ना, कार्टोग्राफर इसका आंसर होगा, कार्टोग्राफर मैप्स बनाता है, जियोलॉजी ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्योग्राफर, है ना, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा, तो यहाँ रखना जो कार्टोग्राफर होता है वही मैप बनाता है, तो कार्टोग्राफर विल बी द आंसर, और एक्सप्लोर एक्सप्लोर करता है, सफर करता है, ठीक है, तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 91, द रनर वॉज डैश फॉर ब्रीथ, तो जब भी हाँफते हैं ना, हाँफते हैं, बहुत सांस फूलने लगती है, तो उससे हम कहते हैं गैस्पिंग, क्या कहते हैं हम, क्या होगा, गैस्पिंग, तो गैस्पिंग मतलब हाँफना, है ना, सांस लेना बिल्कुल ऐसे करके, तो गैस्पिंग हो जाएगा आपका आंसर ऑफ 91st क्वेश्चन। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट टू डैश स्मोकिंग इन ऑर्डर टू हील हिज लंग्स, तो 92 का आंसर हो जाएगा रिफ्रेन, मतलब अपने आप को बचाओ उससे, अपने आप को निकालो, है ना, उसको छोड़ो, मतलब रिमूव, रिफ्रेन मतलब रिमूव करना, रिमूव द स्मोकिंग, है ना, तो टू ऑर्डर टू हील हिज लंग्स, ठीक है, तो रिफ्रेन फ्रॉम क्या, स्मोकिंग, मतलब रिमूव करना किसी चीज़ को, उसमें रिफ्रेन वर्ड भी यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वर्ड स्नैच तो होगा नहीं, छीनना, छीनना होता है कोई दूसरा, इंडल्ज मतलब उसमें और चले आना, डील अवे, सौदा करना नहीं, तो रिफ्रेन होगा रिमूव, जिसका सिनोनिम है, तो रिमूव करना है कौन से, स्मोकिंग आता है, जिससे उनकी लंग्स जो है वो सही हो सके, ठीक है, तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 93, द पैसेंजर्स डैश बाय टैक्सी बिफोर बस अराइव, तो यहाँ पे देखो कौन सा है, बस अराइव, ये पास सिंपल टेंस है, क्या है, पास सिंपल टेंस, तो ये V2 आ रही है ना, बस अराइव हो गया, तो याद रखना हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है, पास सिंपल हमेशा पास परफेक्ट के साथ होता है, ये दोनों कभी ऐसे नहीं होगा, पास पास परफेक्ट ये कभी नहीं होगा, और पास सिंपल प्लस पास सिंपल, दो पास की बातें वो एक साथ नहीं होंगी, ये दोनों गलत है, सिर्फ ये कंडीशन चाहिए, या तो पास सिंपल पहले या ऊपर, मतलब इधर उधर हो सकता है रिप्लेस, पास सिंपल के साथ क्या होगा, पास परफेक्ट होगा, क्या होगा, पास सिंबल के साथ क्या होगा, पास परफेक्ट, तो यहाँ पे ऑलरेडी पास सिंबल, तो यहाँ पे पास परफेक्ट होगा, पास परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग और आपका हैड, और आपका मेन में होता है V3, है ना, मेन में क्या होगा V3, तो यहाँ पे हेड यहाँ पे ये रहा, और ये V3 भी लीव का लेफ्ट लेफ्ट, है ना, तो डी आंसर हो जाएगा 93, ओके, कौन सा जाएगा, ये कौन सा याद रखना, ये वाला कौन सा याद रखना, पास सिंबल बस पास परफेक्ट। 94, the little girl was dash as to which doll should she choose in the toy shop, साफ पता चल रहा है कि कंफ्यूज है वो, है ना, तो 94 का आंसर होगा सी, परप्लेक्स, मतलब परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज होना, है ना, वरना मतलब सोचना, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स कर देना, डिविजिबल मतलब बांटना नहीं, डिफ्लिक्स होगा कंफ्यूजन से रिलेटेड है, तो कंफ्यूज है वो, कंफ्यूज, द लिटिल गर्ल वाज कंफ्यूज एज टू व्हिच डॉल शुड शी चूज इन द टॉय शॉप, कि टॉय शॉप में वो कौन से चूज करे, है ना, डॉल, वो कंफ्यूज है इसमें, तो उसका चूज का जो सिनोनिम होता है वो होता है परप्लेक्स, ठीक है, सिनोनिम, ठीक है, तो वोकैबुलरी है, कैन यू प्लेस क्या प्लेस द कप डैश टॉप ऑफ द कपबोर्ड, सो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड क्या होता है, जैसे होता है ना यहाँ से यहाँ पे वो रहते हैं, और ये क्या होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है, शीशा होता है, और यहाँ पे स्लैब्स होते हैं, इसमें हम अपने क्रॉकरीज एंड कप्स और अच्छे अच्छे मतलब हम यूटेंसिल्स रखते हैं अपने, है ना, तो इन होगा इसमें, ऑन तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ नहीं रखता, कपड़ों के अंदर रखते, तो इसलिए इन हो जाएगा, कैन यू प्लेस द कप इन टॉप ऑफ द, मतलब यहाँ पे इन टॉप, मतलब टॉप ये रहा, और इस वाले में अंदर, और फिर टॉप वाले स्लैब पे, तो इसका मतलब ये है, तो बहुत से यहाँ पे क्या टॉप लिख देना, इसलिए ऑन बहुत से लोग लगा देंगे,
जबकि ये गलत है। क्या है? कपबोर्ड है भाई, कपबोर्ड, तो इसलिए इन लगाना, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने समझा दिया कि अंदर में कपबोर्ड में सबसे ऊपर वाले स्लैब पे, तो वहाँ पे इन आएगा, इन द इन टॉप ऑफ द कपबोर्ड, ठीक है। सो आंसर ए विल बी द आंसर 95 का। कमिंग टू द 96, 96 का आंसर होगा टू मच डैश ऑन अदर्स फॉर आवर डेली नीड्स इज नॉट अ गुड साइन। सो ऑब्वियसली डिपेंडेंसी आ रहा है, सीधी सी बात है इसका आंसर। डिस्पोंडेंसी तो होता नहीं, डिपेंडेंट तो होगा नहीं, यहाँ पे सेंटेंस में डिपेंडेंसी ही होगा। तो 96 का आंसर ए हो जाएगा, है ना। इंक्लेशन भी नहीं होगा, झुकना किसी को तरफ नहीं, मतलब डिपेंड मतलब हो जाना, किसी को निर्भर हो जाना, तो वही है। तो 97 का आंसर मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा है और यहाँ दुआ दे रहा हूँ, है ना। डब्ल्यू कॉमा भी और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन भी है और यहाँ पे क्या है, दुआ दे रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे रखना, याद रखना है जब भी किसी सेंटेंस में आप दुआ दे रहे हो, विश कर लो किसी के लिए, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, याद रखना। ऑप्टेटिव होता है विश, क्या होते हैं, विश। इम्पेरेटिव होता है जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो या ऑर्डर देते हो, क्या देते हो, ऑर्डर, तो उसमें आपका इम्पेरेटिव आता है। और असर्टिव और डिक्लेमेशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स को कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे विश कर रहे हो, दुआ दे रहे हो, तो यहाँ पे ऑप्टेटिव आंसर होगा। वन हाउस इज ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीट, वन हाउस इज ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीट, ये स्टेटमेंट है। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड नेक्स्ट डज द फंक्शन ऑफ, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो प्ले कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, तो एज अ नाउन होगा ये। क्या यहाँ पे मेन वर्ड ये है, मेन वर्ड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वही ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, ये तो पूरा नेक्स्ट स्पीच हो गया नाउन। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है, तो एडवर्ब होगा नहीं, डिटरमिन होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा, और नाउन हो जाएगा आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रांसिस डैश लुंगा फ्रांसा ऑफ यूरोप। सो 99 का आंसर हो जाएगा बी, सिंपल, फ्रांस इज अ लिंगुआ फ्रांसा ऑफ यूरोप, सिंपल, ठीक है। ये तो आर्टिकल आप ये इंडेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट ए यूज़ करोगे, एंड तो यूज़ करोगे नहीं, यहाँ पे कोई वो नहीं है वाउल साउंड, और दा भी नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं फ्रॉम लाइक। फ्रांस इज अ लिंगुआ फ्रांसा ऑफ यूरोप। एंड द 100th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश गुड पर्सन इज नॉट लाइक बाय मैनी। तो इसका, इसमें भी आप क्या होगा, क्या होगा, अ गुड पर्सन इज नॉट लाइक बाय मैनी। जब भी आप किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप पर्सन मतलब अच्छे लोग जितने होते हैं, तो वहाँ पे आप सीधा इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो। क्या यूज करते हो, इंडेफिनेट आर्टिकल, उसमें डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करो, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं। और यहाँ पे जी है इसलिए आपने ए यूज करा, एंड तो यूज करोगे नहीं, वाव साउंड होते करते, तो ए विल बी द आंसर, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन पीजीटी एग्जाम। सो आई होप आपको सबको आप सबको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आएगा कि वोकैबुलरी इंक्रीज करना कितना जरूरी है। तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन पे ये समझा कि वोकैबुलरी वाले बहुत क्वेश्चन, लाइक फ्रेजेस, इडियम्स, इस वोकैबुलरी का मतलब क्या है, इस फ्रेज का मतलब क्या है, इसका सिनोनिम क्या है ना। और तो ये ज़्यादा वर्ड्स हैं और ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी वोकैबुलरी स्किल्स बढ़ाएं, वर्ड मीनिंग्स को मेमोराइज करें, उसको यूज़ करें, तब याद आएगा। तो जब इंग्लिश में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो वोकैबुलरीज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के, जैसे इसके थे, आर्टिकल्स के, है ना, और कुछ क्वेश्चन प्रेपोजिशंस के थे, पार्ट ऑफ स्पीच के थे, और कुछ चीज़ एरर करेक्शन के थे, वो सारी चीज़ थे। तो ज़्यादातर इसमें वेटेज मैंने देखा वोकैबुलरी का, तो आप वोकैबुलरी पे ज़्यादा ध्यान दें और ग्रामर को भी सही करें। कोई भी डाउट हो आप पूछें। और ये था हमारा आंसर की, है ना, और आंसर हमने डिस्कस किया, एंड आई होप आप सबको समझ आएगा। और हम फिर से जल्दी मिलेंगे दूसरे टेस्ट पेपर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।